आप सबका ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3 दिन के लिए अल्टरनेटिव साइंस, अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट या थेरेपी जो होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वैदिक चिकित्सा। इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली इसमें हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली एक व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार किस प्रकार का रहन सहन खान पीन करना चाहिए ताकि वो अधिकतम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्लाइड है नहीं, वो पहले यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं स्लाइड क्लिक कर दो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भोजन, परिश्रम और विश्राम। बेसिकली ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बनाए रखने में और हमारे स्वास्थ्य को मतलब हमारे शरीर और मन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। भोजन, जिसको हम डेली अपना रूटीन में यूज़ करते हैं, जिसमें 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे शरीर का, हमारे मन का निर्माण करता है। वहीं परिश्रम हमारे शरीर को एक्टिविटी में लाता है और विश्राम जो है उसको रिलैक्सेशन की पोजीशन में ले जाता है। तो जब हम भोजन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भोजन के अंदर 7 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर एक है कार्बोस, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा मिनरल, विटामिन, रेशा और जल। इनके अपने अपने काम होते हैं। इससे हम 2 भागों में, इन 7 चीज़ों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक में 3 भाग होते हैं जो हमारी शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहते हैं कार्बोस, प्रोटीन और फैट। और दूसरा सपोर्टिव होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विटामिन, मिनरल, रेशा या रफेज और जल, वाटर। अब इनके काम क्या क्या हैं? जो कार्बोज है वो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे इनके जो काम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग होती है। पर क्योंकि हम बिल्कुल आधारभूत विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्य काम क्या है। और कई बार होता है हम जब साइंटिफिक उसमें चलते हैं तो कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन जिस समय हम लोग सिर्फ आधारभूत शरीर की बात करते हैं, उस समय अगर इतनी बेसिक नॉलेज भी होगी तो हम किसी भी प्रकार के रोग का आराम से उपचार कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है कार्बोज, इसका काम है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। जितनी भी चीज़ें जिसमें श्वेतसार हो या जिसे हम पानी में डाइल्यूट करें तो वाइटनेस उत्पन्न करती हो, उसे हम कार्बोज कहते हैं। ये शरीर में अधिकतम 4 घंटे में पच जानी चाहिए। अगर ये 4 घंटे में नहीं पचती तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिवर है वो फैटी हो चुका है, या लिवर में ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं कि फैटीनेस क्रिएट होनी चालू हो गई है। अब हमें अपने लिवर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम लिवर पे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे इससे गैस की समस्या उत्पन्न होगी, कब्ज उत्पन्न होगी, यूरिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है प्रोटीन। ये शरीर का निर्माण करता है और इसके साथ साथ इसका जो मुख्य कारण होता है, मुख्य जो काम है, वो शरीर में कहीं पे भी कोई टूट फूट होती है, किसी भी प्रकार की टूट फूट हो सेल्स के अंदर, तो उसे प्रोटीन निर्मित करता है और उसे बनाने का काम करता है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली हमें दालों में मिलता है। जो भी ऐसे अन्न जो दो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन वो अन्न जो है वो प्रोटीन के कहे जाते हैं। इसके अलावा हमें नॉनवेज में, अंडे में और जो भी हमारे जो मछली वगैरह है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। इसे पचने के लिए अधिकतम 6 घंटे लगते हैं। अगर ये इससे अधिक समय में पचे तो फिर हम इसमें लिवर को और लंग्स को देखते हैं। लिवर में अगर, क्योंकि लिवर का ही काम है जूस सिक्रेट करना है, एसिड सिक्रेट करना है, यानी बॉडी में एसिड की मात्रा अगर कम है तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। और ऐसे केस में क्या होता है, हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे पड़ने लगते हैं। तो ऐसे केस में लिवर के साथ साथ लंग्स को भी देखा जाता है। देन इसके बाद फैट आता है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, यानी ये शरीर में नमी बनाए रखने के लिए काम करता है। इसके अंदर इसको जो पचने का समय चाहिए वो 8 घंटे का समय चाहिए। तो जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जैसे किसी का बॉडी फैट जो हम नॉन वेज में लेते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया,
दही हो गया, घी हो गया, तो इनके अंदर फैट की मात्रा होती है। इसको पचने के लिए अधिकतम 8 घंटे का समय चाहिए होता है। और अगर इसके पाचन में इससे ज़्यादा समय लग रहा हो, जैसे 12 घंटे का समय लग रहा हो या 10 घंटे का समय लग रहा हो, तो हमें लीवर के साथ लंग्स भी देखने हैं, और इसके साथ साथ हम TSH की मात्रा भी इसके द्वारा मापते हैं। अगर ये कम हो जाएगा तो भी हमें बीमारियां लगेंगी, जो हम थायराइड की बात कर रहे हैं इसमें थायराइड भी देखा जाएगा, और अगर ये मात्रा में अधिक हो जाएगा तो भी हमें बीमारियां लगेंगी। वहीं जो विटामिन है वो शरीर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर खून पतला है तो उसे गाढ़ा करेगा, गाढ़ा करने में मदद करेंगे, गाढ़ा है तो उसे पतला करने में मदद करेंगे। बेसिकली ये हमारे शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको विटामिनों के माध्यम से पूरा किया जाता है। वहीं जो मिनरल है ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे, या जो हमारी हड्डियां हैं, या जो हमारे सिक्रेशंस हैं, उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो रेशा है ये हमारी शुद्धि में काम आता है। हमारे शरीर में दो मुख होते हैं, एक जो मुख होता है जिससे हम अन्न ग्रहण करते हैं, और दूसरा गुदा मुख होता है जहाँ से हम ग्रहण किए हुए अन्न को, जो वेस्टेज होती है, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुंह से लेके गुदा तक जो है पाचन संस्थान कहलाता है। तो रेशा हम मुंह से ग्रहण करते हैं और आंतों से निकलता है। तो अंदर जितनी भी गतिविधियां जो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं उनको बल देने के लिए रेशा प्रयोग किया जाता है। वहीं जल का जो काम है वो शरीर में पोषण तत्व डाइजेस्ट करने में, एसिमिलेट करने में मदद करता है। उसके अलावा अगर इसका जो प्रवाह है हम तेजी से इसका प्रयोग करते हैं, या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन हो जाए कि ये कहीं रुके ना, तो ये शरीर शुद्धि के निष्कासन में मदद करता है। इसके बाद जब हमने विटामिनों की बात करी तो विटामिन हम 6 प्रकार के विटामिन हैं, हालांकि इसके वेरिएंट्स बहुत सारे होते हैं। तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के विटामिनों में विटामिन ए है। ये हमारे इंद्रियों पे, यानी हमारी जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, लिंग, उपस्थ, यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय होती हैं, उनके ऊपर काम करता है और डाइजेशन का काम करता है। तो जितने भी प्रकार के हमारे मेटाबॉलिज्म है, हम 7 प्रकार के मेटाबॉलिज्म मानते हैं, तो सातों प्रकार के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है ये। विटामिन बी है, ये ब्लड के ऊपर काम करता है। विटामिन सी है, ये कंप्लीट मेटाबॉलिज्म पे ही काम करता है, ये उसको मॉडिफाई करने का और क्लेंजिंग करने का काम करता है। विटामिन डी है, ये हड्डियों और ग्लैंड्स पे काम करता है, हार्मोनल सिक्रेशंस को बैलेंस करता है ये। विटामिन ई है, ये हमारी बॉडी में नमी और चिकनाई बनाए रखता है। और विटामिन के है, ये एक रोधक के रूप में काम करता है। ये खून अगर अतिरिक्त बहता हो तो उसको रोक देता है, पानी अगर शरीर से अतिरिक्त निकलता हो तो उसे रोक देता है। तो जितने भी हमारे जो किडनी के रोग होते हैं उसमें अधिकतर विटामिन के अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारे शरीर में जो भोजन की प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। भोजन में 3 तरीके की प्रतिक्रिया है। पहला है भोजन का पाचन। देखिए इसमें एक खाना है, हम उसे नहीं देखेंगे, तो जो मुख्य क्रियाएं हम उसको देखते हैं। तो पहला है भोजन का पाचन। जो पाचन की क्रिया है इसमें जो हमारे सिक्रेटिव ऑर्गन्स होते हैं वो अपने रस को क्रिएट कर देते हैं, जूसेस छोड़ देते हैं, जिससे भोजन पचता है। उसके बाद जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद उसका निष्कासन होता है। तो ऐसे तत्व जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती वो शरीर के लिए वेस्टेज होते हैं, शरीर उसको बाहर फेंकता है। उसके अलावा जो भोजन शरीर में किसी कारण से पच नहीं पाया वो भी शरीर के लिए वेस्ट होता है, भोजन शरीर उसको भी बाहर फेंकता है। लास्ट जो क्रिया है वो पाचन और निष्कासन के बीच की क्रिया है, उसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण। यानी कि जो भोजन ग्रहण किया गया यदि किसी भी कारण से वो हमारे शरीर के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, और जब हम उसे ग्रहण करेंगे तो वो पाचन क्रिया कहलाएगी। पर जब हम देखते हैं कि शरीर को ऊर्जा चाहिए, या शरीर की रिपेयर चाहिए, या शरीर को चिकनाई चाहिए, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आत्मसात्मीकरण का होता है। यानी सात्मीकरण का मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी खाया वो पचा, पचने के बाद उससे जो प्रोसेस हुए उसको आत्मसात्मीकरण कहा जाएगा। क्योंकि अगर खाने का पाचन नहीं होगा तो आत्मसात्मीकरण संभव ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा गहरा शब्द हो जाता है, इसका हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा आत्मसात्मीकरण होगा उसका व्यवहार, उसकी दिनचर्या उसी तरीके की होगी। तो आत्मसात्मीकरण जो होता है वो शरीर और मन की पोषित अवस्था या पोषण की प्राप्ति कराता है। अब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन पचने की जो 7 प्रकार के मेटाबॉलिज्म है या 7 प्रकार की क्रियाएं हैं उसे हम सप्त धातु के नाम से भी जानते हैं। साइंस भी इनको मानता है, और साइंस ये कहता है कि अगर इसमें टॉक्सिसिटी आ जाए तो, पर हम इसमें ये नहीं कहते कि टॉक्सिसिटी आ जाए,
हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई क्रिया घटती है यानी कोई मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे एक वेस्टेज उत्पन्न होती है। अगर वो वेस्टेज अपने रास्ते से सही प्रकार से शरीर से बाहर निकल रही है तो वो एक हेल्थी कंडीशन है, और अगर वो किसी भी कारण से शरीर से बाहर ना निकल पाए तो वो बीमारी का लक्षण है। तो इसके अंदर जो 7 प्रोसीजर होते हैं या 7 मेटाबॉलिज्म होते हैं, इसे हमेशा लाइन से याद करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक प्रोसीजर होता है और उसी के प्रकार या उसी के अनुरूप उसका मल जनरेट होता है, जो हमें बीमारियों के बारे में बताता है और हमें बताता है कि शरीर का उपचार किस तरीके से किया जाता है। तो पहला जो मेटाबॉलिज्म है वो है रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि, छठा मज्जा और सातवां शुक्र। तो आप देखेंगे तो इसको जो साइंस है वो प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, एडिपोज टिश्यूज, बोन, बोन मैरो और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के रूप में जानती है। हालांकि जो मैंने अभी इंग्लिश में बोले हैं ये इसके एक इंडिकेटर हो सकते हैं, पर इसका जो अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो वो बहुत गहरा अर्थ होता है। जैसे हिंदी में मैं बात करूं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा के दूर के रिश्तेदार हैं, तो हम सबको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सबको सिंपल बोल देंगे अंकल है। तो हम ये नहीं जान सकते कि कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन काका है। तो इस तरीके से जब हम आयुर्वेद में चलते हैं तो हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की बात करते हैं तो एक वृहद संस्थान है। और वहीं अगर मैं इंग्लिश में इसको लूँ तो हम सिर्फ सिंपली प्लाज्मा, ब्लड और ये मसल्स कह के इसको बहुत छोटे में और बहुत छोटे क्षेत्र में इसको देखते हैं, तो हम कभी भी शरीर की सही प्रकार से कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। जब सप्त धातुओं का पाचन होता है तो हर धातु के पाचन के बाद एक अपना मल क्रिएट होता है, और जब उसका आत्मसात्मीकरण होता है तो उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति क्रिएट होती है। तो एक व्यक्ति का व्यवहार कैसे बनता है तो आत्मसात्मीकरण के कारण बनता है। तो उस व्यवहार के बारे में हम सप्त धातु के थ्रू जान सकते हैं। जैसे रस है, रस का जब वेस्टेज तैयार होता है तो कफ बनता है, ये बलगम के रूप में या आंतों से मल में चिकनाहट के रूप में निकलता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें रस की मात्रा अधिक है वो हमेशा ऐसी मानसिक स्थिति का होगा कि उसके पास कुछ भी हो वो दूसरे को मदद करने वाला होगा, अपना खाना वो दूसरे को दे देगा और खुद दुखी रहेगा। इसी प्रकार जो रक्त वाला व्यक्ति होगा वो पित्त प्रकृति का होता है, मतलब उसका जो वेस्टेज है वो पित्त में बनता है, तो एनर्जेटिक होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सहानुभूति देने वाले होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, यानी दूसरे लोगों की मदद करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे रस और रक्त में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप सड़क पे जाते हैं और आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया। जो कफ वाला व्यक्ति है वो दूर खड़ा होके उस व्यक्ति के दर्द को देखेगा पर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। वहीं जो रक्त प्रकृति वाला व्यक्ति होगा वो तुरंत भागा भागा जाके उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रस और रक्त प्रकृति का। इसके बाद मांस प्रकृति का व्यक्ति आता है, मांस का है। मांस जब हमारा डाइजेस्ट होता है तो हमारे नाक, कान, नाभि, जो भी हमारे 10 छिद्र हैं उसमें मैल उत्पन्न होता है। तो जब मांस प्रॉपर बनता है बॉडी के अंदर तो हमारे ये मल क्रिएट होते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बांधने वाला, जोड़ने वाला होता है, यानी ये लोगों को बांधने का काम करता है। इसके बाद मेदस आता है या मेद आता है। जो मेद है ये बॉडी की चिकनाहट है। जब इसका डाइजेशन होता है तो ये स्वेद में कन्वर्ट होती है, यानी पसीना आता है। पसीना हमारा 2 प्रकार का माना गया है, एक पानी और एक स्वेद। जब बिना चिकनाहट के केवल गर्मी में जाने मात्र से पानी बहने लगे जिसमें चिकनाहट की मात्रा कम हो तो हम उसे स्वेद नहीं कहेंगे। और जहाँ चिकनाहट हो और उसमें हल्की सी स्मेल आती हो शरीर की या बदबू आती हो उसको स्वेद कहा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति गंभीर प्रकृति का होगा, सुलझा हुआ होगा। वहीं जिस व्यक्ति को अस्थि की मतलब जिसके हम अस्थि का देखेंगे तो हम उसकी वेस्टेज के रूप में नख, रोम और बाल देखते हैं। अगर नख नाखूनों में, रोम बालों में या उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रकृति का जो व्यक्ति है उसकी अस्थियां कमजोर हो रही हैं। और वहीं अगर ये चीज़ें मजबूत है, उसकी अस्थि मजबूत है, तो ये दूसरों से जबरदस्ती काम करवाने वाला व्यक्ति होगा, किसी को दबाव देने वाला व्यक्ति होगा, यानी ये व्यक्ति किसी को भी दबाव देकर अपना काम निकाल सकता है। इसके बाद मज्जा आती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर चिकना होता है। ये निर्माण करने वाले होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और लास्ट में शुक्र आता है। इसमें शरीर में ओजस या तेज नजर आता है। ये व्यक्ति उत्पादन करता, निर्माण करने वाले होते हैं। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने 7 प्रकृति बताई हैं, किसी भी व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकृति होगी, उसमें सातों की सातों मिक्स होती हैं, परंतु किसी एक प्रकृति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ मिलता है।
तो उसी के अनुसार हम उसके रोगों का अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बाल कमज़ोर हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे भी बाल झड़े हुए हैं, रोम कमज़ोर है या नाखून कमज़ोर है, इसमें परसेंटेज अलग-अलग हो सकती है, पर ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति की अगर अस्थियाँ कमज़ोर हैं तो हम कभी भी उसकी अस्थियों पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम उसके मेद को सुधारेंगे, क्योंकि मेद का डाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसी कारण उसकी अस्थियाँ सही से काम नहीं कर रही हैं। तो हम उसके मेदस पे काम करेंगे तो उसकी अस्थियों में बदलाव लाया जा सकता है। इसके बाद मैंने बताया था भोजन 2 प्रकार का होता है, इसे हम 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं, एक मुख द्वारा, ये शरीर को पोषित करता है, और दूसरा इंद्रियों द्वारा, यानी हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, तो इनसे हमारे संस्कार पोषित होते हैं। ये हमारे क्योंकि कोर्स का टॉपिक रहेगा तो डिटेल आपको वहाँ दूँगा मैं, यहाँ पे बस बेसिक डिटेल के थोड़ा-सा डिटेल है। अब इसमें हमें कुछ खाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें खाना दिन में 3 बार खाना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह का भोजन आपके जागने के 2 घंटे के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए। वहीं जो आपका दोपहर का भोजन है, वो सही समय तो 12:30 से 2 बजे के बीच में है। अगर संभव ना हो तो 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए, और शाम का जो भोजन है, वो 6 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। यदि आप रात को दूध पीने के शौकीन हैं, तो ऐसे समय में आप खाना खाने के 2 घंटे बाद दूध ले सकते हैं, 1 गिलास गुनगुना दूध ले सकते हैं, और दूध लेने के 1 घंटे बाद सोना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन आप करते हैं, तो शरीर में कभी भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की बीमारियां नहीं उत्पन्न होती। यानी जो आजकल हाथ पैरों में दर्द रहता है, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, कमर में दर्द आता है, इस तरीके की समस्याएं जो व्यक्ति 3 बार दिन में भोजन करता हो, उसको जो व्यक्ति दिन में 1 बार 2 बार या ढंग से 3 बार भोजन नहीं करता, उसकी तुलना में कम होती है। अब अगर आप मोटे व्यक्ति हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले-पतले व्यक्ति हैं, अगर आपका डाइजेशन खराब है, अगर आपको कब्ज़ की शिकायत हो, तो संभव हो तो भोजन के साथ 1 कप यानी लगभग 100 ml के करीब गुनगुना जल लेना चाहिए, जो भोजन के बीच में पीना है, भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद अंधेरा होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। अगर हम भोजन करते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारे पेट में, जो मैंने समय बताया कि कार्बोहाइड्रेट 4 घंटे में पचना चाहिए, प्रोटीन 6 घंटे में पचना चाहिए, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो ये जल्दी नहीं पचता, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। भोजन के साथ कभी भी दही, सलाद, फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखेंगे तो सलाद हो गया, दही हो गया, मोस्टली परिवार दही और सलाद भोजन के साथ लेते हैं। इससे सबसे पहले डाइजेशन की समस्या क्रिएट होती है, क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है, ठंडा, तासीर में ठंडा होता है, तो खाने को पचने नहीं देगा। वहीं अगर हम सलाद की बात करें तो इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जो खाने के पाचन में दिक्कत कर सकती है। सेम फल के अंदर है, परंतु जैसे केला है, ऐसा फल भोजन के साथ लिया जा सकता है, पर फिर भी फलों को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि भोजन के अंदर मिर्च मसाले होते हैं और इसके अंदर मिठास होती है, तो इसलिए फल आदि को भी लेने से बचना चाहिए। पर कभी आपका मन है तो आप केवल रोटी के साथ कोई फल ले सकते हैं, जैसे केला हो गया, आम हो गया। आगे भोजन के साथ अगर आप चटपटा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई भोजन खाली सब्जी रोटी नहीं खाई जाती, तो आप अचार, पापड़, मिर्च, चटनी ली जा सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। भोजन के 2 घंटे बाद तक, यानी भोजन खाने के 2 घंटे बाद तक चाय, दूध, दही नहीं लेना चाहिए। उसका कारण होता है कि उस समय भोजन पच रहा होता है। अगर आप इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी का जो पाचन है, वो भोजन का पाचन वहाँ रुक जाएगा और इसका पाचन चालू होगा, जिसकी वजह से धीरे-धीरे शरीर में वात रोग बढ़ने लगेगा। भोजन के पश्चात पश्चात यदि आप लेना चाहें तो मठा लिया जा सकता है। यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि मठा और दही में अंतर होता है। जब मक्खन निकाला जाता है तो मठा निकलता है, जो पानी बचता है मक्खन निकालने के बाद उसको मठा बोलते हैं। ये तासीर में ये थोड़ा पीने में खट्टा होता है। इसको आप भोजन के साथ ले सकते हैं। इसमें भी सौंठ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। सौंठ हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, जो भूख बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनके साथ मिला के इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि ये लाभ पहुँचाए। वहीं कुछ लोग जाने अनजाने, जिनको नहीं पता मठा क्या होता है, वो गलती क्या करते हैं कि दही ले लेते हैं, 1 चम्मच दही लेते हैं और उसमें 300 ml 400 ml पानी मिला लेते हैं, तो बिल्कुल पतला हो जाता है, वो उसको मठा समझते हैं। वो मठा नहीं है, उसे दही में ही काउंट किया जाता है। देन भोजन में यदि मीठा हो तो भोजन से पूर्व खाएं। यदि आप खीर खाना चाहते हैं भोजन से पूर्व, गुड़ खाना चाहते हैं, तो उसे हमेशा भोजन खाने से पूर्व खा लेना चाहिए। भोजन में अगर हमें अतिरिक्त पोषण चाहिए, तो हमें जो अन्य समय है, जो हमने 3 समय भोजन का डिसाइड किया, उसके अलावा
जो बीच का समय होता है यानी भोजन खाने के 2 घंटे बाद हम 2 घंटे बाद दूध, दही, सलाद, फल इत्यादि खा सकते हैं। यदि संभव हो, आप अपने पाचन को समझते हो, तो जब आपका पेट खाली हो उस अवस्था में ये चीज़ें लेनी चाहिए। ये अधिकतम आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगी। खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए और ना ही भरे पेट पीनी चाहिए। हालांकि वैसे तो चाय ही नहीं पीनी चाहिए, पर फिर भी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि चाय उस समय पिएं जब ना तो आपका पेट पूरी तरह भरा हो ना पूरी तरह खाली हो। दिन में कम से कम आपको 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा पानी पीने का जो आसान तरीका है या जो मिनिमम क्वांटिटी है कि एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, तो जितना भी आपका वजन हो उसको 0.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो आंसर है उतना पानी आपको डेली रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की है और इतना आपको पीना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर आपको थोड़ी सी मात्रा में तेल भी पीना चाहिए, कच्चा तेल पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में पानी का प्रॉपर तरीके से पाचन हो। देखिए यहाँ पे जैसे मैं नए लोगों को बताता हूँ भाई तेल पीना है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि कच्चा तेल पीना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे शरीर को थोड़ा सा कच्चे तेल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार गाड़ी, जैसे हम कार होती है, अगर हम उसमें कूलेंट ना डालें, केवल पानी भरें, तो पानी बहुत जल्दी गर्मी के कारण गैस बन के उड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम शरीर में पानी तो आवश्यक मतलब अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं, परंतु हम फैट का उपयोग नहीं करते, तो हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा और इससे वात रोग बढ़ने लगेंगे। इसके बाद एक बार में हमें 100 और 150 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो आप 200 ml तक पानी पी सकते हैं, पर बेटर रहेगा उसको भी घूंट घूंट करके पिए। सूखे मेवे खाली पेट अथवा भोजन के साथ आवश्यकता अनुसार खाए जा सकते हैं, पर जो सूखे मेवे हैं इनको भी खाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे मेवों का प्रयोग हमेशा भिगोने के बाद किया जाए। मेवों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो मेवों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं: मीठे मेवे, प्रोटीन युक्त मेवे और फैट युक्त मेवे। क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसकी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट ही है। तो हमने इसे 3 श्रेणियों में बांटा है। तो मीठे मेवों का प्रयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है। कम से कम इन्हें 6 से 8 घंटे पानी में ज़रूर भिगोना चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो 8 घंटे भिगोएं, अगर सर्दियाँ हैं तो 6 घंटे भिगोएं। इतना ये भीगा हुआ होना चाहिए। इसका पानी पिया जा सकता है। जो कार्ब वाले मीठे मेवे होते हैं उनका पानी पिया जा सकता है, वहीं जो प्रोटीन के मेवे होते हैं उनका पानी हमें फेंक देना चाहिए। इनका प्रयोग जो है शरीर के निर्माण में करना चाहिए। हड्डियों के रोगों में हम अधिकतर प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, तो 10 से 12 घंटे ये भीगे हुए होने चाहिए। फैट युक्त मेवे जो हैं ये शरीर में नमी देते हैं, इनका प्रयोग 14 से 16 घंटे होना चाहिए। अब बात करते हैं परिश्रम की। परिश्रम को लेकर हम अधिकतर भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि परिश्रम का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी, परंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है। अगर आप मन से भी परेशान हैं तो ये भी आपका परिश्रम के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आपको मानसिक परेशानियां हो रही हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो शरीर द्वारा चूस ली जाती है, आप थकान अनुभव करने लगते हैं। तो जब भी आप श्रम करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उस अवस्था में परिश्रम को हम मानते हैं कि ये परिश्रम के अंतर्गत आता है। अब अगर हमें परिश्रम समझना है, परिश्रम क्या होता है, तो आप बिल्कुल निश्चल अवस्था में आ जाइए जहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप हिलना डुलना छोड़ देते हैं, श्वास से ध्यान हटा लेते हैं, एक तरह से ध्यान की स्थिति होती है। इस समय आपकी जो बॉडी होती है वो माइनर लेवल पे परिश्रम कर रही होती है। ये आपकी बॉडी की सबसे सामान्य अवस्था होती है। ये जो माइनर लेवल का परिश्रम है यही हमारे जीवित होने का कारण है। जब आप माइनर लेवल पे परिश्रम कर रहे होते हैं तो आपका दिल धड़क रहा है, वो परिश्रम है। आपके ऑर्गन अपने आप काम कर रहे हैं, वो परिश्रम है। आपके सेल अपने आप काम कर रहे हैं, वो परिश्रम है। पर ये इतना माइनर परिश्रम है कि आपके शरीर को केवल ऊर्जा देता है, उसको हानि ना के बराबर पहुंचाता है। अब जैसे ही आप हाथ पैर हिलाते हैं, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं, तो ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, तो आपके परिश्रम की स्थिति भी बढ़ने लगती है। तो ऐसा परिश्रम जहां पे आपको अपने होने भर का एहसास हो, सहज अवस्था कहलाती है। परिश्रम और विश्राम को हम सहज अवस्था के थ्रू ही इंडिकेट करते हैं। जब किसी भी कारण से किसी ऑर्गन में या हमारे जो बॉडी है उसमें ऊर्जा बढ़ने लगती है, बढ़ने की मात्रा वो 0.01% से लेकर 100% हो सकती है, वो परिश्रम कहलाती है। परिश्रम के दौरान आप ध्यान देंगे तो आपकी जो श्वास है वो तीव्र होने लगती है। जब भी आप परिश्रम करेंगे आपकी श्वास हमेशा तीव्र होने लगेगी, क्योंकि उस समय बॉडी को अधिक मात्रा में खून की जरूरत होगी। तो अगर आप
परिश्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, आप सही से प्राणायाम जानते हैं, तो शरीर को हिलाए बिना भी आप परिश्रम कर सकते हैं। इवन आप जो सोच रहे हैं वो भी परिश्रम है, तो सोचने पे भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सोचना है। तो जब भी आप कोई क्रिया करते हैं जिससे श्वास तेज हो और पसीना आने लगे, ये पसीना वो पसीना है जो मैंने बताया जिसमें चिकनाहट होती है, तो परिश्रम की अवस्था के अंतर्गत इस चीज को हम देखेंगे। इसी प्रकार जो विश्राम है, जब आप बिल्कुल सहज अवस्था में होते हैं, जहां आपका मन और शरीर दोनों बिल्कुल सहज होते हैं और जो आपकी ऊर्जा है, जो भी ऊर्जा है आपकी, उसका प्रभाव नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए और असीम हो जाए, उस व्यक्ति को, उस स्थिति को हम विश्राम बोलेंगे। विश्राम की जो अवस्था होती है, ये हमें, अगर हम वास्तव में विश्राम की स्थिति में आते हैं, तो ये हमें 10 गुना तक परिश्रम के मुकाबले लाभ देती है। अब एक व्यक्ति अगर रात को सोता है, तो आप देखिए जब वो सोता है तब भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और जब वो नींद में होता है तो सपने चल रहे होते हैं। तो ये वाली अवस्था को हम परिश्रम के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब उसे अपने होने भर का भान भी नहीं होता, तो वो अवस्था विश्राम के अंतर्गत आती है। और ऐसी अवस्था अगर वो व्यक्ति 10 मिनट भी ले ले, तो उसकी बहुत हद तक शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति रात भर सोए लेकिन वो गहरी नींद में ना जाए, यानी विश्राम ना कर पाए, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे मानसिक रोगी होने लगेगा। तो विश्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जागते हुए भी किया जा सकता है, जैसे हम योग में करते हैं, शवासन में अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, मन बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, तो विश्राम की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि हमारा जो श्वास होगा वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और गहरा होने लगेगा। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम विश्राम की अवस्था में। इसके बाद हम शरीर की प्रकृति की बात करेंगे। हमारे जो शरीर की प्रकृति है, ये 3 प्रकार की है, वात, पित्त और कफ। वात रूखा होता है, आंतों में बनता है। जहां कहीं भी हम शरीर पे रूखेपन का एहसास करें, हम उसे वात से इंडिकेट करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे व्यवहार में हो। इसका जो बनने का स्थान है वो आंतें हैं, यानी जहां आधार होगा वहां पे वायु बनेगी। पूरे शरीर में घूमता है, तो हमारे आसपास, हमारे हर जगह वायु का विचरण रहता है। उस वायु की गति के कारण ही हम प्रभावित होते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पित्त और कफ बिना वायु के गति नहीं कर सकते, केवल अपने स्थान पर पड़े रहते हैं। तो वात को योगवाही बोला जाता है, और हर क्रिया के पीछे वात का जो मतलब वात की मुख्यता रहती है। दूसरा, ये अपने स्थान से इधर उधर भागता रहता है। तो इसका जो मुख्य गुण है वो गति है, यानी जहां हमें गति दिखाई दे, जहां हमें ड्राइनेस दिखाई दे, तो समझ लीजिए वहां पे बात है। इसके बाद आता है पित्त। ये हल्का चिकना होता है। हमारे पास समय का अभाव है, अगर क्लास खत्म हो जाती है तो आप लोग दोबारा इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हल्का चिकना होता है, गर्म होता है, लीवर में बनता है। इसमें हमने बस यही ध्यान रखना है कि जहां हमें गर्मी का एहसास हो, लाल रंग के चकत्ते दिखाई दे, दाने दिखाई दें, वहां हम पित्त को लेंगे। और मुख्य रूप से लीवर का काम है पित्त को बनाना, या पित्त का जो भी प्रोसीजर होगा उसमें हम लिवर को हमेशा देखेंगे। और हाथों पे, हथेलियों पे इंडिकेट होता है ये। तो गर्मी और जलन इसका गुण होते हैं। कफ जो है चिकना और चिपचिपा होता है, फेफड़ों में बनता है। ठंड, जहां हमें शरीर में ठंडा, भारीपन, चिकनापन दिखाई दे, वहां हम कफ को लेंगे। और ये भी वात की सहायता से ही स्थान अपना बदलता है। और जब भी कोई तीनों में से कोई भी चीज अपने स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो उसे विकृति बोला जाता है। और विकृति में रोग जो होता है वो कष्ट साध्य होने लगता है। ये जो वात, पित्त, कफ है, ये अवस्था विशेष पे निर्भर करते हैं। हम 4 प्रकार की अवस्थाओं को लेते हैं, दिन और रात, यानी इनमें दिन और रात में इनकी अवस्था अलग अलग होती है। उसके अलावा काल है, जैसे बाल, एक बच्चे के लिए जो होगी वो स्थिति अलग होगी, युवा के लिए अलग होगी, प्रौढ़ के लिए अलग होगी, और वृद्ध के लिए अलग होगी। उसी तरीके से ऋतु है। बसंत ऋतु में इसकी प्रवृत्ति अलग होंगी, ग्रीष्म में अलग होंगी, शरद में अलग होंगी, हेमंत में अलग होंगी। तो 6 प्रकार की ऋतुएं, 6 प्रकार की ऋतु में इनका अलग अलग काल होता है। तो इसको हम एक दिन में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इस अभ्यास को जब हम अपनी डेली रूटीन में लाते हैं, तो हम हर चीज में इसको देख के किसी भी अवस्था का अनुमान लगा के उसमें अंतर ला सकते हैं। और इसकी 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम अवस्था। जो बात होती है वो किसी भी अवस्था की अंतिम स्थिति होती है, वहीं जो पित्त है वो मध्यम स्थिति है, और जो कफ है वो प्रारंभिक स्थिति है। वात को हम 5 प्रकार का मानते हैं, जिन्हें हम तात्विक मुद्राओं की सहायता से सही भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम वात के बारे में बात करते हैं, तो वात जो है ये गैस बनाने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होता है, खट्टी वस्तुओं से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति सफेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं, बीज ज़्यादा खाते हैं,
आजकल ट्रेंड सा चला हुआ है ड्राई फ्रूट्स खाने का, तो बीज भी उसमें आ गए हैं। जिन चीज़ों का वजन हल्का हो ऐसी वस्तुएं खाने से हमारे शरीर में वात बढ़ने लगता है। लाल गाढ़े पीले रंग की वस्तुएं कम मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं वात वात वाले शरीर में पचती नहीं है। तो ऐसे केस में वो वात को और बढ़ाने का काम करती हैं, जबकि उपचार इन्हीं के द्वारा होता है। मात्रा अनुसार तेल, दूध और पानी का सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से गुदा मुख पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का वात बिगड़ा होगा उसे 100% आंतों की समस्या होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी। उसके अलावा जो बॉडी में लक्षण रहेंगे वो पाइल्स वाले लक्षण रहते हैं। इनकी पैराफेलिक मूवमेंट जो होती है आंतों की, ये लगभग लगभग वीक होती है। तो अगर ये व्यक्ति अपनी आंतों की मूवमेंट को ठीक कर ले तो अपने जीवन में लगभग 50% तक का सुधार वो वैसे ही मात्र 21 दिनों के अंदर देख सकता है। इनकी कब्ज जो होती है वो अधिकतर पुरानी और सूखी होती है। इसके बाद पित्त व्यक्ति है। पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति है वो गर्म तासीर की वस्तुएं जैसे लाल रंग की वस्तुएं, तेज मिर्च मसाले, दही, पनीर, नॉनवेज आदि नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार घी का सेवन करना चाहिए, डेली करना चाहिए ताकि पित्त कंट्रोल में रहे। विशेष रूप से भूख और कांख पर नजर रखनी चाहिए। भूख यानी हमें भूख कब कब लग रही है, कैसे लग रही है, इनको बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। और बहुत अधिक मात्रा में अगर इनको भूख लगती है तो उसको भी कम करना चाहिए। और कांख हमारी 4 होती हैं, 2 पैरों में और 2 हाथों में। तो कांखों पे नजर रखनी चाहिए, काली पड़ जाती है। विशेष रूप से गर्दन भी कई बार काली पड़ जाती है, तो इस पे नजर रखनी चाहिए। और अगर ये काली पड़ने लगे तो अपना उपचार इन्हें ले लेना चाहिए। इसके बाद कफ प्रकृति के व्यक्ति जो है, इन्हें देर से पचने वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन, फैट युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। समय अनुसार इनको या मात्रा अनुसार शहद और खट्टी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से अपने आलस पे और नींद पे नजर रखना चाहिए। इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये आलस ना करें और दिन में ज़्यादा ना सोएं। इवन सुबह भी इनको जल्दी जल्दी उठ जाना चाहिए। यदि इन्हें आलस ज़्यादा होता हो तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो 7 प्रकार के मेटाबॉलिज्म मैंने बताए थे, ये कुछ जानने योग्य बातें हैं। जैसे शरीर के 4 मुख्य मल होते हैं, पसीना, प्रश्वास, मल और मूत्र। शरीर के 2 मुख्य अंग है। हमारी जो सारी थ्योरी चलती है वो लिवर और लंग्स पे चलती है। लिवर की ऊर्जा को हाथों द्वारा मापा जाता है, यानी हम हाथ के द्वारा लिवर की ऊर्जा देखते हैं। गर्म हाथ लिवर के स्वस्थ होने का संकेत है और ठंडे हाथ लिवर में गर्मी गर्मी होने का। इसी तरीके से जो लंग्स की ऊर्जा है उसे हम पैरों के द्वारा मापते हैं। अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी बढ़ने का संकेत है, सूजन आने का संकेत है। और पैर अगर गर्म है तो वो स्वस्थ हैं, लेकिन अगर अधिक गर्म हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि लंग्स जो है वो डिहाइड्रेटेड होने लगे हैं। शरीर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, सीधा हाथ जिसे हम रक्त की श्रेणी में रखते हैं और उल्टा हाथ इसे हम रस की श्रेणी में रखते हैं। इन 2 चीजों रक्त और रस के द्वारा हम अपनी बॉडी का उपचार करते हैं। ये 2 ऊर्जाएं। शरीर को 2 हिस्सों में, लेटे हिस्सों में बांटा जाता है, नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे। नाभि को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति का पेट बाहर निकलता है तो हम उसे 3 हिस्सों में बांटेंगे, नाभि के बीच का हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्सा। अगर किसी व्यक्ति का पेट ऊपर के हिस्से में निकल रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में गैस ज्यादा है, वात ज्यादा है। किसी का पेट का हिस्सा अगर बीच का हिस्सा निकला हुआ है तो उसकी छोटी आंतों में ब्लॉकेज आ गई है। और इसी तरीके से अगर नीचे का हिस्सा पेट का लटका हुआ है, आपने देखा होगा विशेषकर महिलाओं में, कुछ महिलाएं बहुत पतली होती हैं परंतु उसके बाद भी उनका पेट लटका हुआ होता है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी आंतों में मल भरा होता है, बड़ी आंतें। इसके बाद है हमारी गर्दन से ऊपर के हिस्से यानी चेहरे और शरीर का विपरीत संबंध होता है। यानी अगर हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे तो हमारी बॉडी में लेफ्ट पार्ट एक्टिव होगा, और अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे तो हमारी बॉडी में राइट बॉडी एक्टिव होगी। उसी प्रकार ऑर्गन जो है वो ठंडे और गर्म ऑर्गन है, यिन यांग ऑर्गन होते हैं। तो जो यिन ऑर्गन होते हैं वो सूर्य नाड़ी से चलते हैं और जो यांग ऑर्गन होते हैं वो चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल से चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पैर और कमर का विपरीत संबंध होता है। तो जब हम सिर की बात करेंगे तो हम अपनी कमर या पेल्विक रीजन को देखेंगे, और जब हम अपनी गर्दन की बात करेंगे तो हम अपने पैरों को देखेंगे ऊर्जा मापने के लिए। गर्दन, कमर और घुटने, ये 3 ऐसे स्थान हैं जो कभी भी जमीन पे नहीं लगते। तो जितने भी तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम की जितनी भी डिसीजेज होती हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का हाथ बहुत जबरदस्त होता है। गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, आप देखेंगे तो आज की डेट में यही 3 ऐसे रोग हैं जिसके सबसे ज्यादा मेडिकल केसेस बनते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाभि का रोल। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका एक कंधा ऊपर नीचे या गर्दन हल्की टेढ़ी मिलेगी। तो इसके द्वारा इस ऊर्जा को मापा जा सकता है। शरीर में मुख्यतः 7 ग्रंथियां होती हैं और योग में 7 चक्र। बेसिकली ग्रंथियां जो हैं वो ऑर्गन, हमारे ग्लैंड्स हैं जो ऑर्गन सिक्रेट करते हैं। उसी प्रकार 7 चक्र योग में माने गए हैं जो इन
ऑर्गन्स को ऊर्जा देते हैं बनाए रखने के लिए। तो ये जो 7 चक्र हैं, इनके जो कार्य हैं या जो 7 ग्रंथि हैं, इनके जो ग्लैंड सिक्रेशंस है, ये जिस स्थान पे होंगे, जिन ऑर्गन्स के अंडर होंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा से पीड़ित होंगे और उसी प्रकार के रोगों को पैदा करेंगे। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमें बेवजह मुंह से डकार आती हो, अगर डकार हमें ऐसी आती हो कि सामने वाला व्यक्ति बुरा अनुभव करता हो, तो ये समझ लीजिए कि गुदा द्वार सिकुड़ा होने का संकेत है, शरीर में सूजन और वात का संकेत है और पुरानी कब्ज का संकेत है। इसके अलावा थायराइड को भी दर्शाता है। यदि आंखों के नीचे सूजन आ गई है तो जल का इस्तेमाल सोच समझकर, मतलब पीने वाले पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जा बिगड़ने से रोग पैदा होते हैं, ऊर्जा के घट जाने से, ऊर्जा के बढ़ जाने से। शरीर में जहाँ गर्मी की आवश्यकता होती है वहाँ सूजन होगी, और यदि वहाँ से सूजन को हटाया जाएगा, जो कि रोग खत्म होने का लक्षण होती है, तो उस स्थान पे दर्द हमेशा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ बीमारियों का बताया है, पर समय अभाव के कारण मैं इनको नहीं ले पाऊंगा। कब्ज है, थायराइड है, प्रमेह है। हम इसे अभी अगले उसमें ग्रुप में जब ये ग्रुप खत्म होगा तो हम दोबारा इसको ज्वाइन करेंगे, उसमें इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। सॉरी, टाइम है हमारे पास, यही लास्ट है। कब्ज, यदि आपको कब्ज रहती है तो सुबह खाली पेट ठंडी मिट्टी की पट्टी, पानी की पट्टी रख सकते हैं, जिससे पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ने में मदद मिलती है। ये तीनों प्रकृति के व्यक्तियों के लिए है, लेकिन कफ, पित्त और वात को कुछ अलग से भी कर सकते हैं। जैसे कफ प्रकृति का व्यक्ति रात को त्रिफला चूर्ण का प्रयोग गर्म पानी के साथ कर सकता है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो हो वो इसबगोल की भूसी का प्रयोग गर्म दूध के साथ करे। और जो वात प्रकृति का रोगी हो वो सुबह खाली पेट अमलतास का पानी पी सकता है। ऐसा करने से पुरानी कब्ज तोड़ी जा सकती है। और अगर हम ये सिंपल से 3 स्टेप, अगर हमें पता है हमारी प्रकृति कौन सी है, तो इन तीनों में से कोई भी एक अपनाकर आप अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब जब आपकी कब्ज टूटनी चालू होगी तो आपके शरीर में से यूरिन और स्टूल ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, जो इंडिकेट है कि आपकी बॉडी की सफाई होनी चालू हो गई है। ऐसी अवस्था में आपको थोड़े से दर्द खुलेंगे, जो जो आपके बॉडी पार्ट वीक होंगे वो दर्द खुलेंगे। उसके अनुसार आपको अपने बॉडी को उपचारित करना है, और ऐसा करने से आप अपने पुराने से पुराने रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोग है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो है थायराइड। इसे हम 3 तरीके से देखते हैं और रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी, T3, T4, TSH। T3 शरीर की सूजन को दर्शाता है। भूख बढ़ाने वाली वस्तुओं को प्रयोग करना चाहिए इसमें। परिश्रम की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, पानी कम मात्रा में पीना चाहिए। इस तरीके से आप अपने T3 को बैलेंस कर सकते हैं। वहीं जो T4 है ये हमारे मल को दर्शाता है। इसके लिए हमें घी, तेल वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार कि भाई
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक जना बताएं। हाँ जी सर। आ ओके, रही है थैंक सर, आ रही है। यू। ओके ओके, थैंक यू। तो जो थायराइड T4 है, ये बेसिकली मल को इंडिकेट करता है, बॉडी में कितनी टॉक्सिसिटी है मल के रूप में, हार्ड रूप में। तो ये घी तेल वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार। कच्ची फल सब्जियों के स्थान पर उन्हें हमेशा उबाल के प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें कच्चे फल सब्जियां नहीं खाने चाहिए। पुरानी कब्ज का उपचार करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह आराम से उठना चाहिए। देखिए, ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जो अभी तक हमने सुनी हो कि जो कहती हो सुबह आराम से उठें। लेकिन जो हमारी वैदिक पद्धति है वो ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपनी दिनचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो जो व्यक्ति T4 से ग्रसित हो, जिसके शरीर में T4 अधिक मात्रा में या कम मात्रा में इम्बैलेंस हो, उसे आराम पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का TSH बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिसका TSH बढ़ेगा उसका T3 या T4 में अंतर मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ऐसे व्यक्ति को रोज अपने शरीर से अपने हाथों पर तेल मालिश करनी चाहिए। इसमें कोशिश ये करें कि अपनी मालिश खुद करें, किसी व्यक्ति की सहायता ना लें। अपनी जीवन शैली को नियमित करना चाहिए। इसके अलावा देर से पचने वाले भोजन का प्रयोग, जो खाना देर से पचता हो जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम प्रमेह की बात करेंगे। प्रमेह बेसिकली डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है ये इंसुलिन के उसमें आती है। ऐसा व्यक्ति लगभग अपने जीवनचर्या को बैलेंस करके डायबिटीज़ से बचा रह सकता है, पर डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। लेकिन अगर वो जीवनचर्या के नियमों का पालन करे, तो जैसा मानते हैं कि डायबिटीज़ जो है जेनेटिक रोग है, आगे ट्रांसफ़र होता है, तो उस ट्रांसफ़र को बदला जा सकता है, जेनेटिकली उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं टाइप 1 में। लेकिन जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, आयुर्वेद में इसको प्रमेह बोला गया है, ये 20 प्रकार का माना गया है, जबकि डायबिटीज़ टाइप 1 केवल एक ही प्रकार का है। तो जो प्रमेह जो डायबिटीज़ टाइप 2 है हम उसके बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ टाइप 2 में फास्टिंग और पीपी, ये दो चीज़ें होती हैं। जिस व्यक्ति का मतलब ऐसे व्यक्ति को चाहे फास्टिंग बिगड़ी हो या पीपी बिगड़ी हो, हालांकि इनके अनुपात में कई चीज़ों का अंतर होता है, पर मैं मुख्य मुख्य अंतर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों की फास्टिंग बढ़ गई हो, फास्टिंग नॉर्मली आज की डेट में 100 मानी जाती है, उन्हें हमेशा प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और कार्ब्स वाली चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है उन्हें कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा इन व्यक्तियों को कड़वी चीज़ें और कसैली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। ये करेला हो गया, जामुन हो गया, आंवला हो गया, ऐसी चीज़ें उनकी फास्टिंग को बैलेंस कर सकती हैं। वहीं जिनकी पीपी बढ़ी हुई हो, जिसका जो जो इसकी फ्रीक्वेंसी मानी गई है वो 140 मानी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को विपरीत भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने चाहिए और प्रोटीन कम मात्रा में लेने चाहिए। नॉर्मली आज की डेट में हम ये मानते हैं कि फास्टिंग 100 और पीपी 140 हो, यानी इन दोनों के बीच में 140 का 40 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से ये डिफरेंस बढ़ जाए तो डायबिटीज़ ठीक की जा सकती है। इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर फास्टिंग और पीपी में अंतर 40 के अनुपात में बढ़ जाए, जो 100 तक हो सकता है, तो उस डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर फास्टिंग और पीपी में अंतर कम हो जाए, यानी फास्टिंग 100 ही हो और पीपी गिर के 120 हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति हाइपोथायराइडिक श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति का प्रमेह ठीक करना भी कठिन होता है। तो अगर हम खान पीन के अनुपात को ध्यान रखें, हमें पता हो कि किस व्यक्ति को क्या खाना है, किस अवस्था में खाना है, कितने अनुपात पे खाना है, उस खाने वाली वस्तु के साथ क्या क्या प्रयोग करना है, तो हम आसानी से इन 3 रोगों को ठीक कर सकते हैं। और आज की डेट में ये 3 मूल रोग हैं जो लगभग लगभग हर व्यक्ति के। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते नमस्ते हो। नमस्कार जी। सर। सर शिवा लोहारिया। जी। सर आपने अभी बताया कि मालिश को जब किसी का टीएसएच अगर बढ़ा हुआ है तो जी। उसको मालिश खुद को करनी चाहिए, किसी और से नहीं करवानी चाहिए। सर वो ऐसा हाँ जी। क्यों? मैम, ऐसा होता है, आपकी जो नसें हैं वो तनाव में होती हैं। अगर दूसरा व्यक्ति जी। उस पर दबाव देगा, तो वो दबाव हाँ। ज़्यादा या हल्का रख सकता है। अगर हल्का दे रहा है तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा दबाव दिया तो नसें और तनाव में आ जाएंगी। लेकिन आपको हाँ। स्वयं दर्द का अनुभव होता है, तो आप जब प्रेशर देंगे तो वो ना तो हल्का होगा ना भारी होगा। इसलिए दूसरे की तुलना हाँ। में खुद मालिश करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा आप खुद अपने हाथों को रगड़ रहे हैं तो आपका ब्रेन भी उस पार्ट पे जा रहा है और वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आप अपनी उंगलियों पे तेल मालिश कर रहे हैं, तो आपको ये अनुभव हो हाँ। सकता है कि यहाँ पे सुनपन है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा,
तो आपको अनुभव कम हाँ, होगा। ठीक बात है। जी, तो इस वजह से मालिश खुद करनी चाहिए। ठीक बात है सर। आपकी सर बहुत बेसिक सर सॉरी। 2-3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी लगी सर, कि जी। आपने ये बिल्कुल क्लैरिफ़िकेशन किया T3 का अलग किया, T4 का अलग किया, TSH मैम का इसमें किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी समय के अभाव के कारण बता नहीं पाया। ओके सर, सर इट्स वेरी नाइस कि आपने ये थैंक यू, बताया कि यिन और यांग का बताया आपने, ये भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक हेलो, नमस्ते सर। यू। नमस्ते जी। हाँ जी, आपने कहा कि जिनके आँखों के नीचे सूजन होती है, उन्हें जी, पानी का ध्यान रखना चाहिए। ये जी। क्या इंडिकेट करता है और क्या ध्यान रखना चाहिए सर? मैम पहले एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और किसी पैथी से हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप अदर फील्ड से बिलॉन्ग करती हैं? जी, जी मैं नेचुरोपैथ हूँ, लेकिन ओके, मैं हाउसवाइफ ही हूँ। ओके आप नेचुरोपैथ हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा है जो आँखों के नीचे सूजन आती है, इसका इंडिकेशन ये होता है कि हमारी किडनी जो है और मैं प्रॉपर्ली कलकत्ता से हूँ। जी, जी, हाँ जी, जी। इसका हाँ, मतलब ये है कि हमारी बॉडी ढंग से यूरिनेशन को बाहर नहीं फेंक पा रही है, जिसकी वजह से पैचेस बन जाते हैं ये। अब अच्छा। अगर हाँ जी, अब अगर आप जैसे हमारे बीच में कुछ लोग एक्यूप्रेशर वाले भी हैं, तो आँखों के नीचे जो सूजन आती है, वो इंडिकेट करती है कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो हाइपर हो रखी है, गर्म हो रखी है, जिसकी वजह से ब्लैडर जो है वो वीक हो जाता है और आँखों के नीचे सूजन आने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे, तो यूरिन जो है वो ड्रॉप-ड्रॉप करके बनता है, मतलब पूरी तरह खुल के नहीं आता। तो अगर खुल के यूरिनेशन उन लोगों को होने लगे और हाइपरटेंशन कम कर दी जाए, ऐसे केस में उनकी हुँ, आँखों के नीचे की जो सूजन होती है वो कम की जा सकती है। पर उम्र बढ़ने के बाद मतलब उम्र के एक पड़ाव के बाद लगभग 60 साल के बाद मान लीजिए लगभग मुश्किल हो जाता है। तो हमारी आँखों के नीचे जो पैचेस बनना चालू होते हैं ये 35 और 40 के बाद बनना चालू हो जाते हैं। अगर उसी समय इन पे ध्यान दे दिया जाए तो इनको आगे बढ़ने हाँ, से रोका जा सकता है। फिर भी अगर ये लगे कि पैचेस आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को किडनी पे हुँ, गरम मिट्टी की पट्टी आप दे सकते हैं। उससे इस पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। अच्छा। मतलब ये किडनी पे उपचार करने से और एड्रेनल ग्लैंड पे उपचार करने से ये बेटर है, जी, बिल्कुल। बेटर हो इसके सकता है। ये बेटर होगा, इसके अलावा किडनी की क्लींजिंग हो जाएगी। ब्लैडर का जो हुँ, यूरिनेशन है, जो बूँद-बूँद करके टपक रहा है या प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया है, उसमें भी फ़र्क आएगा इससे। और अगर यूरिन ठीक है तो? मैम यूरिन हमारे शरीर से हमेशा निकलता रहता है। आप जो भी पानी हाँ, पीते हैं, वो यूरिन के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर वो पानी जो आपने पिया 3 से 4 घंटे बाद बाहर निकलता है, तो एक्चुअल में हम उसे हाँ, यूरिन मानेंगे और अगर वो 1 घंटे के अंदर-अंदर बाहर आ जाता है, जैसे हमने पानी पिया 1 घंटे में यूरिन पास हो गया, तो आपने जो पानी हाँ, पिया, वो बॉडी को प्रोसेस नहीं कर पाया, क्लीन नहीं कर पाया। वो वैसा का हाँ, वैसा ही किडनी से बाहर चला गया। तो ऐसे केस में शरीर में सूजन हो जाएगी, मोटापा आएगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा, यानी बॉडी में जगह-जगह आपको सूजन दिखाई देने लगेगी, जो इंडिकेट करती है कि हमारे शरीर में पानी का जो प्रोसेस है, वो इम्बैलेंस हो चुका है और बॉडी के अंदर सेल्स में इंट्रासेल्युलर स्पेस जो होता है, वहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ गई है। तो इससे हमारा वेट गेन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, सूजन होती है, मन उदास होता है। और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके मन में हुँ, तीव्र इच्छा है कि यूरिन पास करके निकलें, तो समझ लीजिए हाँ, आप हाइपोथायराइडिक हैं। अच्छा, ऐसे केस में वाह! आपके जो-जो सिम्पटम्स मैंने बताए कि मेटाबॉलिज्म स्लो हाँ, होगा, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, डाइजेशन वीक होगा, एनीमिक हो जाएँगे, ये सारे लक्षण निकलेंगे। वाओ! वंडरफुल सर, बहुत अच्छा नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार सर। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इसके थैंक यू सर, लिए। थैंक यू सर। सर मैं 3 सवाल पूछना चाहता जी, हूँ जी, अगर बिल्कुल आपके सर। पास बिल्कुल, बिल्कुल, समय हो बिल्कुल, तो? बिल्कुल सर, पूछिए, पूछिए। जी सर, जैसे कि पहला सवाल है कि जैसे कि कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है मतलब 60 प्लस, हाँ जी। उसका बाकी दिनचर्या ठीक है, योग प्राणायाम से जुड़ा हुआ है हुँ, हुँ। और उसको कँपकँपी हो रहा है, चलने में लड़खड़ा रहा है, जी। ठीक है? और चक्कर वगैरह आ रहा है उसको, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। हाँ तो जी। उसके लिए क्या करना बेटर होगा? सर देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका एक बार थोड़ा जानना चाहूँगा आपने अपने नाम के साथ जी डॉक्टर लिखा सर, है? सर आप जी, किस मैं पैथी से सीनियर बिलॉन्ग करते हैं? एक्यूपंक्चरिस्ट सॉरी? जी सर, मैं नेचुरोपैथी और योग। नेचुरोपैथी और योग। ओके सर। सर देखिए ये पार्किंसन जी, का इंडिकेशन भी है। इसमें क्या होता है बॉडी का जो आधा पार्ट होता है, कई बार ये नाभि से ऊपर और कई बार ये नाभि के नीचे भी शरीर में कमज़ोरी ला देता है।
ऐसे केस में हमें जी पहले ये डायग्नोज करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम जो है रक्त की है या रस की है, यानी बॉडी के राइट पार्ट पे है या लेफ्ट पार्ट पे है। इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि बॉडी में किन ऑर्गन्स में कौन सी दिक्कत आई हुई है। तो जैसा आपने पेशेंट की बात करी, उनकी किस तरफ दिक्कत है, राइट में या लेफ्ट में? अभी ठीक से क्लियर करके मैं बताऊंगा आपको। अभी दोनों तरफ कभी होता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है डिसबैलेंस। सर अगर दोनों तरफ कभी आ चुकी है तो ये असाध्य रोग है। इसको फेस लगभग फेस जी, फेस में देखने पे लगता है कि मतलब लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, राइट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ ज्यादा है इस तरफ। ओके, देखिए अगर बीमारी दोनों तरफ फैल चुकी है तो असाध्य रोगों की श्रेणी में आता है। इसमें आप सिर्फ आराम दे जी सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते इस रोग को। तो ऐसे केस में जी, जो लेकिन हमको, ये हाँ जी, अचानक से हुआ है, अचानक से हुआ है। अचानक से हुआ है तो तंत्रिका तंत्र का रोग है सर। इसके अंदर हमें पूरी हिस्ट्री लेनी होगी, उसके बाद ही कुछ डायग्नोज हो सकता है। बाकी जी जी तंत्रिका तंत्र इसमें कमज़ोर हो जाता है, जो बेसिकली न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे केस में जी आप रीढ़ जी। पे ठंडी पानी की पट्टी, यानी आप मटके का पानी लीजिए और ठंडे पानी हाँ हाँ। करके और रीढ़ पे रखिए, उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कब्ज़ तोड़ने के लिए आप उसका जी। सहयोग कीजिए, मीठी पट्टी और अनीमा दीजिए उनको, और जो अच्छा लाभ अच्छा। दिखेगा और वो आपको लगभग 40 दिन में दिखेगा। जी, और डोपामिन के लिए मैं इनको कौच बीज का चूर्ण दे रहा हूँ दूध में मिला करके, सर मैं अभी इस दे फ़ेवर में, सकता हूँ ना? नहीं, ये सर मैं नहीं कह सकता। एक्चुअली जैसे अच्छा आपने अच्छा। क्रॉन्च कहा, तो क्रॉन्च जो है उसकी तासीर देखनी पड़ेगी, तासीर ठंडी है, गर्म है। उसके बाद उस व्यक्ति का प्रकृति क्या है, तो जब तक मैं सब कुछ नहीं जी जानता, मैं इस बारे में कोई सजेशन नहीं दूँगा। जी सर, दूसरा क्वेश्चन है कि सर किसी व्यक्ति का बेसल मोटा मेटाबॉलिक रेट मतलब कि बहुत हाई है, मेटाबॉलिक तो रेट हाई जिसके है वजह तो से उसका वेट, जी, बीएमआई जी, जिसके वजह से उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सर कुछ उपाय बताइए। सर मेटाबॉलिक रेट जब हाई होता है तो हमें ये जानना है कि उसके शरीर में से सबसे ज़्यादा मल कहाँ क्रिएट हो रहा है, किस लेवल पे क्रिएट हो रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था। आप उस मल पे चेक कीजिए और वो सेक्शन आपको जो निकलेगा, उससे अपर सेक्शन पे काम कीजिए, वो वीक मिलेगा आपको। जैसे मैंने बताया था कि भई अच्छा हमें अगर एक सेक्शन वीक है, तो नीचे वाला सेक्शन है, अगर एक सेक्शन ज़्यादा एक्टिव हो गया तो इसका मतलब उससे ऊपर वाला सेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें ऊपर वाले सेक्शन पे जाके जी। काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही वो बैलेंस हाँ होगा, हाँ। उसका वज़न बढ़ाना चालू किया जा सकता है। वैसे ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर हाइपर अवस्था के का काउंट किए जाते हैं, हाइपरथायराइडिक कहलाते हैं ये, और इनके शरीर में पानी जी का अभाव रहता है। तो इनको अगर आप फैटी फूड और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं तो इनको लाभ मिलेगा। मतलब इनका डाइजेशन स्लो करना है तो फैटी चीज़ें खिलाइए इनको। अगर जी व्यक्ति वात प्रकृति का है तो तेल का प्रयोग करें, अगर व्यक्ति पित्त प्रकृति का है तो घी का प्रयोग करें। जी। जी, और एक और आखिरी सवाल सर, अगर हाँ जी, किसी को आई एलर्जी है, हाँ जी। तो उसको इसको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के हिसाब से किस तरीके से मतलब जल्दी हल किया जा सकता है? आई एलर्जी मतलब कि बहुत क्रॉनिक होता है और जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। आई सर आई इसमें सर्जन भी देखिए का एलर्जी के कई रूप हैं। आप मेरे को थोड़ा-सा एलर्जी का खोल जी। के बताएँ कि स्किन पे दाने होते हैं, एलर्जी ख़ारिश का होती मतलब है, कि चकत्ते आते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या उसमें चीज़? आईज में मतलब कि लाली आती है और उसमें जैसे बालू के गड़ने जैसा फीलिंग होता है, जैसे अच्छा, रेत के कण होते हैं ना, वैसे वैसे गड़ने जैसा उसका चुभन होती है वैसे। ओके। देखिए एक तो आप उसकी लिवर की गर्मी कम कीजिए, जी और दूसरा उसको पथरीली ज़मीन पे नंगे पैर चलने की सलाह दीजिए। पैरों का जो जी खून है उसका दबाव सिर पे जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जी कंधे के नीचे तकिया रख के सोना चाहिए। मतलब जो सिर और कंधे हैं वो तकिए के ऊपर होने चाहिए और पैर थोड़े नीचे होने चाहिए। पैरों को रात को सोते समय ठंडे पानी से धो के सोएं, और दोपहर में दिन में 2 या 3 बार जो जेंट्स हैंकी होता है उसको लेके गीला करके आँखों पे रखें 15-20 मिनट, आधा घंटा। इससे जो आँखों की वो गर्मी है वो कम होगी। और आलू का रस दिन में 2 बार या 3 बार लें, उससे उनको लाभ मिलेगा। एक ही चम्मच। जी। बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर। किसी और मित्र का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, जसबीर बोल रही हूँ। नमस्कार जसवीर जी। हाँ जी सर, मैं आज क्लास नहीं अटेंड कर पाई, कहीं घर में कोई आ गया था तो अभी स्टार्ट की है, तो इसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। अच्छा जसवीर जी, आप लास्ट क्लास में थे तो आपको मैंने कुछ उपाय बताए थे, आपने करे हो? नहीं सर, नहीं करे, तब से घर में गेस्ट ही आया, मैं कुछ नहीं कर पाई, चलिए ठीक है, थैंक फ्री नहीं हुई मैं। यू। ओके, वो असल में मदर एक्सपायर हुई है तो पंजाब से अब लोग आने लगे हैं जी, जी, थोड़े जी। बहुत। हाँ जी।
तो ठीक है सर, आप मुझे रिकॉर्डिंग डाल देना, फिर मैं सुन लूंगी। हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट क्लास की भी नहीं हुई, मेरी लास्ट भी नहीं हुई, नहीं, जो उसकी 5वें दिन की क्लास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं है। नहीं, आज वाली डाल दूंगा मैं ग्रुप में। किसी और मित्र का कोई ठीक है सवाल हो तो पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। सर ये पूछना था, ये जो आपने बताया भोजन को आत्मसात करना, ये एक बार क्लियर कर देंगे, समझ नहीं आया ये। देखिए, जब हम भोजन खाते हैं तो उसका पाचन होता है। इसके अंदर तरह तरह के जो जूसेस हैं हमारी बॉडी के, जैसे पैनक्रियाटिक जूस है, गॉल ब्लैडर के जूस हैं, लिवर के कई सारे केमिकल्स होते हैं, ये सब मिलते जाते हैं और ये पचना चालू हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और एक सफ़ेद से रंग के पदार्थ में छोटी आंत में एंटर करते हैं, जहाँ पे जो आंतों के एल्वेलाइज होते हैं ये इसको सक करके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की प्रक्रिया है ये आत्मसात्मीकरण है। सचिन जी। ओके सर, ओके, समझ गए। जी पाचन वो होता है जो स्टमक में होता है, आप जी, ये कह रहे पाचन हैं। वो होता है जो स्टमक में होता है, इससे हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर पाचन अच्छा होगा तो कफ का निर्माण कम होगा, जिससे हमारा जो मल है वो शुद्ध रहेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया नहीं होती तो शरीर में तरह तरह की कमजोरियां उत्पन्न होने लगती हैं, विशेष रूप से खून की कमी हो जाती है। भारत में महिलाओं में यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, तो उनको आत्मसात्मीकरण की ही समस्या क्रिएट होती है। तो महिलाएं अगर सही या उचित मात्रा में, जितना कि हमने बताया कि 0.33 का पानी अगर अपनी बॉडी को रेगुलर टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी मात्रा में देती रहेंगी तो 40 दिन के अंदर उनकी समस्याओं में लगभग 90-80-90% का अंतर आ जाता है। और इसमें तेल कह रहे थे ना पीने के लिए, बीच में तेल, कच्चा तेल भी पीना चाहिए, वो जी, कैसे, कितना पीना चाहिए? बेटर रहता है हफ्ते में कम से कम 2 बार लें। ये शरीर या प्रकृति की ज़रूरत के हिसाब से चौथाई चम्मच से लेके और 2 चम्मच तक हो सकता है। यानी आपका 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक तेल एक बार में पिया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता हो तो 50 ग्राम की मात्रा भी तेल की पी जा सकती है, पर वो विशेष स्थितियों में लिया जाता है। सर कौन सा तेल पीना अच्छा होता है, कृपया ये बता दीजिए, ऑलिव देखिए, ऑयल या फिर तिल का आप तेल? जिस भी क्षेत्र के निवासी हैं, उस क्षेत्र में जी जो भी तैलीय चीज़ें पैदा होती हैं उसी का तेल पीना चाहिए। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो सरसों का तेल बेस्ट है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो सरसों का तेल बेस्ट है, और अगर ये तेल ना पिए जा सकते हो तो बादाम रोगन आता है, ये सभी के लिए बेस्ट है, तासीर में ठंडा होता है, पर तेल होने के कारण जी इसका बेसिक गुण जो है वो गर्म ही रहेगा। जी। जी, किसी और का कोई सवाल है? जो सर आपने आज मेरा सारा क्वेश्चन है, स्लाइड्स आशा दिखाई, विश्वास। जी बोलिए। सर मैं कहते जो आपने स्लाइड दिखाई है सारी, इसमें सर ये सारी इसमें नहीं है पीडीएफ में। नहीं, ये पीडीएफ्स आपको नहीं मिलेंगे, वो पहले वाले ग्रुप में मैं डाल चुका था। तो यहाँ पे मैंने वो बनाया है, ये वीडियो बना है, तो वीडियो मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसी में सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी। जी बोलिए आशा, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर पापा है तो पापा को कई बार ना, जैसे गर्मियों में हो या सर्दियों, रिंगवॉर्म टाइप के रेड रेड से पूरी बॉडी में हो जाते हैं। ये पित्त के लक्षण है। और सर वात प्रकृति का है और एज अबाउट 50 है। देखिए, इसमें क्या है, जैसे आपने बताया पित्त प्रकृति के हैं तो वो दुबले पतले सर होंगे। पित्त के नहीं, सर पित्त के नहीं है, वात के हैं। दुबले पतले हैं, नहीं सर, फैटी मतलब कि हेल्दी है। हेल्दी हैं, तो हाँ सबसे सर। पहले उनकी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री किया जाएगा। जब टॉक्सिन्स फ्री होंगे तो जो भी उनकी प्रकृति है वो सामने आएगी, क्योंकि अगर ये पित्त या वात प्रकृति के होते तो दुबले पतले होते। जो वात प्रकृति के होते हैं वो बहुत दुबले होते हैं, जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो मीडियम कैटेगरी के होते हैं, और जो कफ प्रकृति के होते हैं वो मोटे होते हैं। तो अगर वो कफ प्रकृति के हैं तो सबसे पहले उनको क्लियंजिंग की जाएगी, उसके बाद उनकी जो एक्चुअल प्रकृति होगी वो हमारे सामने आएगी, तब उनको उपचारित किया जाएगा। बाकी आप सिर्फ रिंगवॉर्म्स का इलाज करना चाह रहे हैं तो आंतों में हमारे जो मतलब आंतों में किसी भी कारण से अगर मल सही से बाहर नहीं निकल पाता, मतलब शुद्ध नहीं हो पाती आंतें, तो उस वजह से भी ये रिंगवॉर्म्स बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो ऐसे केस में टमाटर ले लीजिए, उसके 4 हिस्से कीजिए, जो सर देसी टमाटर होता है, ठीक है, उस पर काला नमक डाल के जी सर। शाम को एक बार खिलाइए खाली पेट, शाम के समय, और आगे पीछे 2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, और 2 घंटे बाद खूब सारा पानी, ताज़ा पानी पीना है, और इसको कीजिए कम से कम 11 दिन और फिर मुझे बताइएगा। ओके सर।
ठीक है, इससे उनके पेट में अगर कीड़े वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। सर वैसे उन्हें पेट साफ की भी दिक्कत रहती है, हाँ, तो मतलब इससे क्लियर नहीं हो पाता। जी जी, इससे फर्क आ जाएगा जो मैंने बताया। और मिट्टी की ओके पट्टी या तौलिया पट्टी आप पेट पे रख सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन तोड़ने में मदद मिलेगी। प्लस जैसा आपने बताया अगर बात प्रकृति के हैं तो यहाँ पे आप उनको पेट साफ करने के लिए अमलतास दे सकते हैं रेगुलर 3-4 दिन 5 दिन, इससे उनकी प्रवृत्ति में अंतर आएगा। फिर आप त्रिफला या उसका इसबगोल की भूसी का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। सर वो त्रिफला किस वे में देना है, खाना खाने के बाद, मतलब कि खाना खाने के 2 क्योंकि घंटे बाद 1 गिलास पानी में घोल के पिला दीजिए। ओके सर। हाँ, दिन में 2 बार दिया जाएगा, पर पहले टमाटर वाला कर लीजिएगा। ओके सर। जी, और किसी का कोई सवाल? सर एक अपने ये बताया मीठे मेवे, प्रोटीन युक्त और फैट युक्त मेवे, इनके एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ जी, मीठे मेवे में खजूर आता है, किशमिश आती है, मुनक्का आता है। खजूर, किशमिश, मुनक्का, अंजीर ये मीठे मेवे हैं। बादाम, काजू, अखरोट, चिलगोजे ये फैट युक्त मेवे हैं। सॉरी, ये प्रोटीन के मेवे हैं। और जैसे जिनमें तेल होता है, जैसे मूंगफली हो गई, ये प्रोटीन में भी आती है, फैट में भी आती है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसे फैट की कैटेगरी में रखते हैं। तिल हो गए, चिलगोजा हो गया, अखरोट हो गया, ये फैट वाले हो गए। तो जहाँ पे हमें अखरोट के केस फैट के केस में देना है, वहाँ पे हम दुगनी मात्रा देते हैं प्रोटीन की तुलना में। प्रोटीन में हम आधा अखरोट खिलाएंगे तो फैट देने के लिए हम 2 तक अखरोट देंगे। ठीक है। ठीक है, इनका पानी नहीं पीना चाहिए, फैट युक्त मेवे का भी? प्रोटीन और फैट वाले मेवों का पानी नहीं पिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ओके, ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आज की क्लास बंद करते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम। ये जो पंचकर्म हेलो हेलो। जो पंचकर्म होता है जी तो इससे कुछ फायदा होता है क्या? जी बिल्कुल, पंचकर्म एक देखिए, वैसे तो अब पूरा पंचकर्म कोई नहीं कराता, नॉर्मली अब सिर्फ क्लेंजिंग को ही पंचकर्म के अंडर ले लिया गया है। पर पंचकर्म पूरी एक प्रक्रिया है जो रोग होने की पूरी अवस्था को जानती है। उसका जो रोग होने से पहले उपचार होना चाहिए वो उपचार किए जाते हैं। फिर जिस चीज़ की सफाई करनी है उस ऑर्गन की सफाई की जाती है, और फिर उसके बाद सफाई के बाद, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, जैसे सफाई के बाद मोस्टली बात इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जब भी आप पंचकर्म लें तो आप लेके चलिए कि आपको कम से कम 3 महीने, अगर आप 5 दिन हफ्ते भर पंचकर्म करा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे पंचकर्म का आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारे एक फ्रेंड की डेथ हो गई इसी में, ऐसे में पंचकर्म में ही। पंचकर्म में डेथ पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने पंचकर्म करवाया हाँ जी तो उसकी डेथ हो गई थी। उसका सर। हार्ट रेट कम हो गया। जी बताएं, आप बताएं। वही हार्ट रेट कम हो गया और फिर उसने एकदम से ही सब खाना पीना छोड़ दिया, तो शायद उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे। जी ऐसा हो सकता है। हार्ट कम है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, या तो उन्होंने डॉक्टर को प्रॉपर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, या डॉक्टर ने प्रॉपर चेकअप नहीं किया होगा, क्योंकि जब भी आपके शरीर की क्लेंजिंग होती है तो आपकी पल्स रेट में अंतर आएगा ही आएगा। जी वो तो है। जी, तो यहाँ पे किसी एक से गलती हुई है, ये उस गलती की सजा हो सकती है, बट एक अकेला ये रीज़न नहीं है कि पंचकर्म की वजह से डेथ हुई है, इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें हाँ, वो अगर तो इस चीज़ है। को जी जानना है तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए होगी कि किस वजह से ये चीज़ हुई। तो फीवर को हम अच्छा साइन मानते हैं ना वैसे जी जितनी भी, प्राकृतिक में। हाँ जी, जितनी भी एक्यूट डिसीज हैं उनको अच्छा साइन मानते हैं, बट ये रिस्की होती हैं। हाँ जैसे बुखार है, मान लीजिए अब मैं ये कहूँ कि भाई 102 किसी को बुखार है तो आदमी घबराना चालू होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें कि किसी को 105 बुखार हो गया तो उसके हाथ पाँव फूल जाएंगे, वो कुछ सोचने समझने की अवस्था में नहीं रहता।
पर प्राकृतिक उपचार के दौरान मैंने मेरे अपने पेशेंट्स को 160 डिग्री तक बुखार हुआ है और आज भी वो सही सलामत है। किडनी के पेशेंट थे, डॉक्टरों ने अच्छा 6 वो महीने का टाइम दिया था जी, 6 महीने का टाइम दिया था कि आइए 6 महीने के मेहमान हैं, आप सेवा कर लीजिए। आज की डेट में वो लगभग 60% रिकवर हो चुके हैं और हेल्दी हैं। जो उन्हें पहला बुखार हुआ था वो 106.60 डिग्री बुखार था। वेट शीट का ट्रीटमेंट देते हैं ना, वेट शीट, और उसके बाद गर्म नहीं कम्बल उड़ा सर, देते मैं हैं। एक्चुअली मिक्स ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एमडी हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं योगा से करता हूँ, तो मैं सारा मिक्स करके तेरा ट्रीटमेंट बनाता हूँ। तो शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मैं केवल उनको फोकस करता हूँ, मैं ट्रीटमेंट को इतना प्रेफर नहीं करता। तो मैंने उनको क्लेंजिंग के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ दी थी और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस कुछ बता रखी थी। वो लेटे लेटे हल्का हल्का मूव करते थे, उनका बेटा उनकी एक्सरसाइज करवाता था, मतलब वो खुद मूव नहीं कर पाते थे तो उनका बेटा कराता था और लगभग 3 महीने में उन्होंने 40% रिकवरी हासिल कर ली थी। बीच में अभी एक दिन उन्होंने उनकी जो किडनी का साइज था वो लगभग 80% के करीब श्रिंक हो गई थी किडनी। आज किडनी जो है 50% पे है, मतलब रिकवर हो रही है किडनी। और अभी पीछे उन्होंने राजमा खाए थे तो उनका जो पैरों में सूजन आ गई थी वो जा नहीं रही थी। तो जब मैंने उनसे बातचीत करी तो जैसे मैंने उनको दवाई दी पर दवाई ने काम नहीं किया, तो मुझे ये लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैंने जब उनसे बातचीत करी तो पता चला उन्होंने आम खाया, उन्होंने लीची खाई, उन्होंने राजमा खाया। तो जब इन तीनों चीज़ों की मैंने आगे फर्दर स्टडी करी तो पता चला इन तीनों चीज़ों में पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में जा रहा है, जिसकी वजह से ये सूजन आई। तब फिर मैंने पोटेशियम की काट ढूंढी, तो पोटेशियम की जो काट है वो सोडियम है। तो मैंने उनको सोडियम दिया, जो अपना खाने का बेकिंग सोडा होता है वो दिया। NaCl। नहीं, बेकिंग सोडा आधी आधी अच्छा चम्मच सुबह शाम। बेकिंग जी जी जी, 3 दिन दिया ओके जी। 90% सूजन 3 दिन में उतर गई एल्किन होगा ना, एल्केनिक हो जाता है, एल्केनिक। जी, अल्कलाइन हो गया वो। तो उससे एल्कलाइन, हाँ 90%, हाँ जी एल्केनिक। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर बजाय सिद्धांतों पे चलने के ज़रूरत के हिसाब से बीमारी को डायग्नोज करें और ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट करें तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाते हैं और ठीक होने के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल अवस्था के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आप हरिद्वार से हैं क्या? नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ। ओह दिल्ली है। मैंने भी BNYS कर रखा है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा साइंस। जी सर, मैं भी BNYS भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैंने वैसे प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान दिल्ली है ना, गांधी का, वहां से DNYS किया। अच्छा जी सर, फिर वहाँ BNYS तो मैंने नेचुरोपैथी 3 जगह से की है। एक दिल्ली में है डॉक्टर बीबी गोयल, उनके यहाँ से करी, राजघाट से करी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करी। इसके अलावा मैं नेचुरोपैथी जो है घोट के पी है, मतलब मैंने 6 महीना इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट लिए हैं। अनीमा मैंने लगातार 6 महीने लिया तो महसूस किया कि अनीमा क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें मैं बताता अनीमा, हूँ 6 महीना लिया अनीमा था मैंने नीम लगातार। वाला, नहीं सर, मल्टी नीम मल्टी का अनीमा। अनीमा। मैं फिटकरी का, दही का, हम्म कॉफ़ी का, हम्म चाय का, नीम का, लगभग लगभग ये सारे बदल बदल के लिए मैंने। नींबू, नींबू का अदरक भी लिया हल्दी। है। जी जी जी। हम्म। तो इनके इम्पैक्ट को मैंने समझने की कोशिश करी है, तो वही चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वही मैं इन क्लासेस में शेयर कर रहा हूँ। ओके वंडरफुल, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल। किसी और का कोई सवाल हो मित्र का तो पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट। पुन्नू।